नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज अमित शाह साहब उत्तर प्रदेश में चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए फिर से पधार गए हैं। एक तरह से बिल्कुल अब क्लियर हो गया है कि जो उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव है उसकी कमान अमित शाह साहब ही संभालेंगे। अभी वो कुछ 2-4 दिन पहले लखनऊ आए थे और लखनऊ में उन्होंने इस तरह का बयान दिया था कि उन्होंने कहा था कि रात में 12 बजे भी सोना पहन के कोई लड़की, आज 16 साल की लड़की सोना पहन के चाहे तो निकल सकती है। इतना मतलब जिसको राम राज्य है, कोई बोलने वाला नहीं है, इतना अच्छा चल रहा है। दूसरा, उन्होंने ये टेनी जी को साथ में खड़ा करके उन्होंने ये भी बताया था कि अब, और उन्होंने इशारा करके बताया था कैसे दूरबीन से भी उनको दूर दूर तक कोई अपराधी दिखाई नहीं दे रहा उत्तर प्रदेश में। मैं इसको आगे बढ़ूं उससे पहले 2 चीज़ें कर लूं। पहली चीज़, हमेशा की तरह आप लोगों से आग्रह है कि सब्सक्राइबर थोड़ा आप अपने दोस्त मित्रों को, जिनको आपको लगता है कि अगर इसमें कुछ सब्सटेंस है, ये बात आपको ठीक लगती है, तो थोड़ा इसका सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ाने की कोशिश करिए। दूसरा, आप लोगों से आग्रह है कि आप हमारी मेंबरशिप भी ले लीजिए। मेंबरशिप में हर महीने एक छोटा पैसा आप हमें देते रहेंगे, जिससे हमें भी एक रेवेन्यू आता रहेगा और हमें कुछ विस्तार हम लोग भी करना चाह रहे हैं, उसके लिए थोड़ी आसानी रहेगी। मैं इसको अमित शाह साहब की बात को आगे बढ़ाऊं, मैं एक इनका छोटा वीडियो दिखा देना चाह रहा हूं, जो इनका 2014 में जब ये भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव थे और प्रभारी उत्तर प्रदेश बना के भेजे गए थे। उस समय राजनाथ सिंह साहब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उस समय जो टोन इन्होंने डिसाइड की थी, जो इन्होंने निर्णय लिया था कि इलेक्शन इस तरह से लड़ा जाएगा, उसकी एक बानगी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जिन्होंने हमारे समाज का अपमान किया, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवकों को मौत के घाट उतार दिया, उन लोगों के साथ बैठकर कभी हमारा सम्मान बढ़ सकता है क्या? ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव है। तो 2014 और 2022 में कोई बहुत बदला नहीं है, थोड़ा और तीखा हो गया है। वो मैं आपको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार उसका करता हूँ। जो शाहीन बाग वाला बयान था कि करंट यहाँ लगाओ तो कहाँ पहुँचे, ये सब चीज़ें, उसमें कहीं भी आपने उदारता या कोई ये कि अब भाई हम जीत गए, अब हम मंत्री हो गए, ये हो गए, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आया है। चेंज सिर्फ ये आया है कि 2014 में आप प्रभारी महामंत्री थे, 2017 में जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और 2019 में फिर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। एक तरह से पूरे देश की जिम्मेदारी आपकी थी। इस समय आप भारत के गृह मंत्री हैं और आपकी जिम्मेदारी पार्टी से ज़्यादा, जो मेरी समझ है, क्योंकि जिस तरह से आपने संविधान की शपथ ली है, देश का गृह मंत्रालय चलाना आपकी ज़्यादा प्राथमिकता मेरे हिसाब से है। लेकिन वो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि जिस तरह से पार्टी के कामों में आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं अमित शाह साहब, मुझे लगता है कि ये भी एक ठीक ही रहेगा कि अगर आप कम से कम 3 महीने के लिए, एक टर्म होता है सैबैटिकल। ये सैबैटिकल ये होता है कि अगर आप कुछ और करना चाहिए तो अपने काम से आप छुट्टी ले लेते हैं, आपकी जगह वहीं बनी रहती है, आप वापस आके फिर ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन तब तक आप दूसरा काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये राष्ट्र हित में बेटर होगा। राष्ट्र हित मतलब सरकार के हित में, आम जन के हित में, कि आप भाई इस समय आपकी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं निगलेक्ट होगा, तो आपको सैबैटिकल ले लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब कुछ जो मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं ये पूर्वांचल में आके बहुत जोर लगा रहे हैं और पूर्वांचल का चेंज है। मैं पूर्वांचल के छोटे से 2 फिगर आपको दे दूं। पूर्वांचल में बीजेपी बहुत अच्छा करती आई है पहले भी। कोई 130 विधानसभा सीट जो पूर्वांचल बोला जाता है उसमें से है, उसमें से 2017 में एनडीए ने करीब 100 से ऊपर सीटें जीती थी। एनडीए मतलब क्योंकि भाजपा अपना दल के साथ लड़ी थी, और ये जो ओम प्रकाश राजभर जी जो अभी चले गए हैं सपा के साथ, ये उनके साथ लड़ी थी। तो ये कुल मिला के इनका उस 130 सीट में 100 से ऊपर सीटें थी। बहुत अच्छा लड़े थे। तो ये केवल जो अभी बात ये हो रही कि केवल पूर्वांचल, ये मेरे हिसाब से केवल पूर्वांचल नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश की ही लेके हम लोग इसको बात करेंगे। 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर हो गई। पहली चीज़, ये चुनाव विधानसभा 2022 नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़ा जाएगा। ये चुनाव योगी जी के चेहरे पर
क्यों नहीं लड़ा जा रहा है, वो आइए हम और आप जरा समझने की कोशिश करें। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक केशव प्रसाद मौर्य साहब हैं, जिनको ये बिल्कुल दर्द है और वाजिब दर्द है कि 2017 में वो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, एक ऐतिहासिक जीत दिला के लाए थे उत्तर प्रदेश में भाजपा की, और उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी ऐसा नहीं जिसके पास ताकत हो, सिर्फ मतलब डेकोरेटिव डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और उनको साथ में किया गया, दिनेश शर्मा के साथ ब्रैकेट किया गया। दिनेश शर्मा साहब अच्छे आदमी माने जाते थे, लेकिन उनकी कोई पॉलिटिकल ये नहीं था कि वो 10 जगह लोगों को जिता सके या उनके पीछे वोट हैं। उस मामले में संगठन पे ज़्यादा पकड़ केशव मौर्य की थी। अब दूसरी क्या हो गया है कि जो मुझे लगता है कि जो केशव मौर्य, अमित शाह साहब की जो लॉबी है, उन्होंने किसी तरह से मोदी जी को ये कन्विंस कर दिया है कि केंद्र की भी एंटी इनकम्बेंसी है, प्रदेश की भी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उनके अनुसार प्रदेश की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। लोग प्रदेश सरकार से ज़्यादा गुस्से हैं बनस्पत केंद्र सरकार के। जैसे उसमें 3-4 चीज़ें जो कही जा रही हैं दबी जबान में, वो एक है कि कानून व्यवस्था बुरी हालत है, मतलब व्यवस्था क्या, कानून की दुर्व्यवस्था उन लोग कह रहे हैं। दूसरा कहना है छुट्टा जानवर एक बड़ा इशू है, इस समय खाद के दाम बढ़े हुए हैं तो किसान उससे परेशान है। कोरोना का कुप्रबंधन जो हुआ था उससे स्टेट गवर्नमेंट पे लोगों का गुस्सा है। और एक चीज़ नहीं कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जो एक योगी जी के अगेंस्ट लॉबी काम कर रही है भाजपा में, वो कहीं इसको भी हवा दे रही है कि ब्राह्मण बहुत गुस्से हैं, ब्राह्मण बहुत गुस्से हैं। और उसका एक आपको बार बार अभी हाल के दिनों में मिल जाएगा कि टेनी मिश्रा जी को रखने से कितने ब्राह्मण वोट दे देंगे उसका अंदाज मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन टेनी मिश्रा जी को रखने से बीजेपी का जो एक आम मतदाता है वो भले ही 1 वोट कम दे, 1 वोट का जरूर कम होगा। वो 1 होगा कि 1 लाख होगा कि 1000 होगा कि 10,000 होगा ये नहीं मालूम, लेकिन 1 वोट जरूर कम होगा। टेनी जी आज लाइबिलिटी है, लेकिन वो शायद बीजेपी के किसी गणित में वो ब्राह्मण वोट उससे बहुत प्रभावित होगा, इसलिए तो वो एक कहीं ना कहीं इस लॉजिक को बेचने में सफल हो गए हैं जो भी वो लोग हैं कि योगी जी से ब्राह्मण इस समय बहुत खफा है। और जो फाइनल जो मेरे ख्याल से जो निर्णय हुआ उसके जो फैक्टर्स थे उसमें कहीं ना कहीं अरविंद शर्मा जी का भी रोल था। देखिए, अरविंद शर्मा जी को भेजे गए थे, आईएएस थे, उनसे इस्तीफा दिलवा के मोदी जी के कहने पे डायरेक्ट भेजे गए थे। योगी जी ने उस समय भी और बाद में भी उनको ना मंत्री बनाया ना उनको कोई अहमियत दी। अमित शाह साहब को ये सूट कर रहा था कि इस तरह का एक व्यक्ति वहां हो जो कभी भी प्रधानमंत्री से बात कर सकता हो। इधर क्या हुआ कि आनंदीबेन पटेल, राजनाथ सिंह साहब, स्वतंत्र देव सिंह साहब को लग करके और योगी जी को करके माना गया कि एक दूसरी गोलबंदी चल रही है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे जब वो अरविंद शर्मा जी को ये जब नहीं मैनेज किया, तो अरविंद शर्मा जी आज इनकी दूसरी लॉबी में है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसका ज़रूर उनका भी कुछ ना कुछ रोल रहा ये बताने में कि योगी जी के वजह से लोग उत्तर प्रदेश में ज़्यादा गुस्सा हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं और बता दूं जो थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट आपको लगेगी, लेकिन उसकी अहमियत है कहीं ना कहीं, वो मैं वो भी लगा दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। अभी नए चीफ जस्टिस उत्तर प्रदेश में आए हैं, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट को, बिंदल साहब उससे पहले कश्मीर में रहे जब 370 की बात हो रही थी, इंपॉर्टेंट जगह थी। उसके बाद वो वेस्ट बंगाल आए, वेस्ट बंगाल में फिर वो एक्टिंग चीफ जस्टिस भी बने। और वो जब तृणमूल कांग्रेस और उसके बाद उनके मंत्री जेल गए तो ये उस समय वहीं थे। और इनके लिए जो वेस्ट बंगाल की बार काउंसिल है वेस्ट बंगाल की, उसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखित रूप में ये कहा है कि उनसे अपील की है कि ही शुड बी रिमूव्ड टू गेट अ फेयर जस्टिस। इस रेपुटेशन के साथ हमारे नए चीफ जस्टिस साहब उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस हुए, बाकी कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ है जो योगी जी के अगेंस्ट जा रही है, वो ये है कि योगी जी चूँकि मुलायम सिंह यादव के समधी बिष्ट जी हैं, और वो जो बिष्ट जी की लड़की हैं और उनके मुलायम सिंह यादव जी के जो दूसरे पुत्र हैं अखिलेश के बाद, वो लोग इनके यहाँ आते जाते रहते हैं और क्या क्या है, तो ऐसा माना गया कि योगी जी थोड़ा सॉफ्ट हैं टुवर्ड्स मुलायम सिंह। अब
यहाँ तो तेज तर्रार चाहिए, और वो तेजी तर्रारी तो भाई अमित शाह साहब के पास है कि चाहे कुछ हो जाए तुम्हें ठीक कर दिया जाएगा। तो वो भी शायद इनके अगेंस्ट गया है, ऐसा कहा जा रहा है। अब जमीन पर क्या होगा, अब थोड़ी इस पर चर्चा कर ली जाए कि जमीन पर क्या होगा। एक तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि टिकट वितरण में अब योगी जी दर्शक तो रहेंगे ही, लेकिन मूक दर्शक रहेंगे कि क्या रहेंगे ये नहीं मालूम, लेकिन उनका कोई बहुत रोल नहीं रहेगा। दूसरा एक चीज़ और स्पष्ट हो रहा है कि शायद ये भी स्पष्ट है कि अगर अमित शाह इसके कमांडर हैं, और आज पिछले भाई जो अभी आए थे अमित शाह साहब, कल बनारस आ रहे हैं, फिर आजमगढ़ हैं, फिर बस्ती हैं, गोरखपुर, कहाँ हैं, वहाँ सब जगह जो हमारे योगी जी हैं वो उनके मतलब साथ हैं। लेकिन जो भी वो सज रहा है, उसके मुख्य अतिथि, उसके मुख्य आकर्षण वो अमित शाह के नाम पे रैली, ये नंबर 2 पे है, ये नंबर 1 नहीं है उस पूरे आयोजन के। तो कहीं ना कहीं ये नंबर 2 पे आ गए हैं, क्योंकि ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह थे जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब ये महामंत्री थे अमित शाह साहब, आज कोई नाम ले रहा है उनका, कोई नाम ले रहा है? ये अब भाई इनको जाके उनको रिसीव करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है जो हो रहा है। अब क्या अंतर होगा कि आपको क्या लगता है कि इससे फर्क क्या पड़ेगा? अगर मान लीजिए अमित शाह साहब मेन हो जाते हैं, और इससे वोट की दृष्टि से क्या फर्क पड़ेगा? तो मुझे एक तो चीज़ ये लगती है कि किसान आंदोलन एक ऐसा है जो जिसको कहते हैं ना जोकर इन द पैक है, वो कितना डैमेज करेगा कितना नहीं करेगा इसका एहसास, इसका अनुमान अभी कोई नहीं लगा पा रहा है। वेस्ट बंगाल में सही बात यह है कि उसने थोड़ा कहा था दो चार, लेकिन उसने कुछ वेस्ट बंगाल में किसान आंदोलन का मेरे हिसाब से नगण्य सा प्रभाव था, लेकिन उत्तर प्रदेश में नगण्य नहीं है। और उत्तर प्रदेश में इसीलिए आप देखिए कि वेस्टर्न यूपी में, और ये कुछ चीज़ें मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये उसकी महीन बातें हैं। वेस्टर्न यूपी में लोग जोर नहीं लगा रहे हैं। प्रियंका गांधी जब अपनी बात शुरू कर रही हैं तो सबसे पहले कहाँ जा रही हैं? बनारस। कहाँ पे चैलेंज कर रही हैं? मोदी जी के गढ़ में। भाई मोदी जी वहाँ से सांसद हैं। वो अपनी दूसरी बड़ी रैली कहाँ करती हैं? गोरखपुर। किसके गढ़ में? योगी जी के गढ़ में। ये वेस्टर्न यूपी नहीं जा रहे हैं, जबकि आप सोचिए दिल्ली से ज़्यादा कन्वीनियंट वेस्टर्न यूपी है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में लोग एक चीज़ मान लिए हैं कि वेस्टर्न यूपी में किसान डिसाइडिंग फैक्टर है, और अगर वहाँ सपा, जयंत चौधरी और उस तरह के गठबंधन के साथ कोई अपना कुछ बातचीत कर सकता है तो ताकतवर तो वही ज़्यादा रहेगा। ईस्टर्न यूपी उस मामले में, और सेंट्रल यूपी एक ओपन फील्ड है, तो वहाँ पे सारी ताकत लग रही है। ये कहाँ जा रहे हैं अमित शाह साहब? अमित शाह साहब जा रहे हैं बनारस। बनारस में 403 जो विधानसभा कंस्टिट्यूंसी उसके सारे प्रभारियों को बुलाया है, 300 करीब और नेताओं, करीब 700 नेताओं की बैठक कर रहे हैं। फिर ये आजमगढ़ जा रहे हैं जहाँ अखिलेश यादव ने एक बड़ी रैली की थी। ये बस्ती ये उन सारी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे अखिलेश यादव या प्रियंका गांधी अभी कुछ सभाएं कर चुकी हैं। मेरा अपना ये मानना है कि इस समय मेरे हिसाब से 3 मुद्दे हैं। उन 3 मुद्दों में कौन सा प्रमुख रहेगा, कौन सी पार्टी, हर एक पार्टी का अपना अपना एजेंडा है, वो इसको प्रमुख करना चाहेगी, कोई दूसरे को करना चाहेगा। पहला मुद्दा हिंदू मुस्लिम, जो एक पार्टी विशेष है, अमित शाह साहब भी चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम के कहीं ना कहीं पोलराइजेशन हो। दूसरा मुद्दा महंगाई है। अब महंगाई किसकी वजह से है? सेंटर की वजह से, यहाँ की वजह से है, नहीं है, ये मुद्दा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। और तीसरा एक ज़रूर जिसको बीजेपी मानती नहीं है और कहती नहीं है और चाहती नहीं है, वो है कानून व्यवस्था। एक जनरल एक परसेप्शन ये बनाया जाता था कि सपा जब आती है तो कानून व्यवस्था बहुत ख़राब हो जाती है, लेकिन अभी हालात ये हैं कि कानून व्यवस्था सही में ख़राब है। तो अब इसको इलेक्शन एजेंडा बना पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, ये अलग बात है। मैं किसान के मुद्दे को अभी भी मान रहा हूँ कि वो कितना डैमेज करेगा, उस किसान के मुद्दे के इर्द गिर्द कितनी बातें चल रही हैं ये नहीं पता है, लेकिन वो मुद्दा रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं चलते चलते अंतिम बात ये ज़रूर कर दूं कि ये एक तरह से 2022 केवल 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव नहीं, अब आप ये मान के चलिए कि 2024 का लोकसभा का इलेक्शन कैंपेन अमित शाह साहब एक तरह से उत्तर प्रदेश से शुरू कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष
पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।